नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 22 साल में पहली बार भारत की सॉवरेन रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी है। ये रेटिंग निवेश के लिहाज से जंक यानी कबाड़ समझे जाने वाले दर्जे से बस ऊपर है। पिछले 45 साल में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। लॉकडाउन में करीब 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। 2019-20 में औसतन जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही, जो 8 साल में सबसे कम है। अप्रैल महीने में कोर सेक्टर का उत्पादन भी 38.1% गिरा। लेकिन रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ के 125 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटकर हम निश्चित तौर पर अपनी ग्रोथ यानी विकास दर को हासिल कर लेंगे और ये मुमकिन है। सवाल यह है कि क्या वाकई भारत $5 ट्रिलियन यानी 50 खरब की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल कर लेगा, या फिर मौजूदा हालात को देखकर ये कुछ दूर की कौड़ी लगता है। आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की भावी तस्वीर कैसी होगी, क्या रहेंगी चुनौतियां, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम अगले आधे घंटे विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय, बीजेपी नेता वैभव अग्रवाल, सीपीएम के नेता टिकेंद्र सिंह पंवर जुड़ेंगे और कांग्रेस नेता अनुज आत्रे भी चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत प्रोफेसर उपाध्याय आपसे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा दावा किया है और ये भरोसा जताया है कि हम जल्दी ही अपनी जो विकास दर है उसे हासिल कर लेंगे। आप मौजूदा जो रेटिंग आई है या जो पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर है उसको लेकर आप भविष्य क्या देख रहे हैं? आज जो स्थिति है वो तो आप सबके सामने है। हमारी इकोनॉमी इतनी गिर गई है कि इसको 2019 के लेवल तक वापस आने में कई साल लग जाएंगे, 3 साल लग सकते हैं। तो कहने का मतलब जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है उसका तो अब कोई मीनिंग नहीं रहा। कभी न कभी तो अचीव हो जाएगी, वो तो कोई बात नहीं होती कहने की, पर जो लक्ष्य था कि 5 साल में 2024 तक जो अटेंड करनी थी, तो 2024 तक तो हम शायद 2019 वाली हालत में भी नहीं आ पाएंगे। 2019 में हमारी जो इकोनॉमी की साइज थी वो $3 ट्रिलियन थी। तो अब उसमें मान लो 10% या उससे भी ज्यादा गिरावट आती है 2020 में। तो किस तरह से वो जो आंकड़ा है 5 ट्रिलियन का, वो तो किसी तरह से नहीं हो सकता। पर खास बात यहाँ पर यह है कि खाली हम जीडीपी की बात करने से कोई मतलब नहीं होता। बात इसलिए होती है कि कितने लोगों का जॉब गया है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा है। सीएमआई बता रही है 24% अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन थोड़े से दूसरे तरीके से अगर आप नापोगे तो वो 30-35% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो लोगों की जीविका का सवाल है, लोगों की आय का सवाल है, लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो हम खाली जीडीपी की बात वैक्यूम में नहीं कर रहे। हम एक जीडीपी भी एक इंडिकेटर दे रहा है, वो भी ये बता रहा है कि लोगों की आज की हालत क्या है। तो इस हालत की गंभीरता को सरकार अगर नहीं स्वीकार करना चाहती, नहीं बोलना चाहती, आप वो शब्द जाल में ही लगे रहते हैं। कभी आई से वर्ड बनाते हैं 5, कभी एल से बनाते हैं। कुछ दिनों पहले एल से वर्ड बनाए थे। तो इस तरह से तो काम मतलब दिखता नहीं है कि क्या हालत है, सरकार क्या करना चाहती है। जी वैभव जी, ये पहली बार है शायद जो अर्थव्यवस्था का हाल है वो अकादमिक परिसर का मसला नहीं रह गया है। आप नंगी आंखों से देश की हालत देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, चाहे वो लोगों का रोजगार जा रहा हो, चाहे सड़कों पर जिस तरह से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा हो, ये सब आपके सामने है। इसके बावजूद जो सरकार का आत्मविश्वास है, जैसा अभी प्रोफेसर उपाध्याय ने कहा, क्या हकीकत को स्वीकार नहीं किया जा रहा है? ऐसा है श्रीवास्तव साहब, हकीकत को बिल्कुल स्वीकार किया जा रहा है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था है वो धीमी गति से चल रही है। देखिए, अर्थव्यवस्था अंदरूनी अर्थव्यवस्था और बाहरी अर्थव्यवस्था के रूप में चलती है। 2 इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं, आउटसाइड इकोनॉमी है, बाहरी इकोनॉमी और बाहरी अर्थव्यवस्था, और जो कि देश की अर्थव्यवस्था है अंदरूनी अर्थव्यवस्था। अंदरूनी अर्थव्यवस्था के में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, बहुत तेजी से पिछले 3 महीने में। यानी पिछले 30 साल से जितना बदलाव हम नहीं लेके आए थे अंदरूनी अर्थव्यवस्था में, वो अंदरूनी अर्थव्यवस्था में पिछले 3 महीने में आ गया है। और यदि हम उसकी प्रिपरेशन की बात करें, उसके फाइनेंस अवेलेबिलिटी की बात करें, उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी बात करें, तो अगर इंडस्ट्री को लेके चलें साथ में, तो इंडस्ट्री पहले ये देख रही थी कि इतना तेज बदलाव इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे।
लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मोदी सरकार ने एक प्रारूप तैयार किया और ये हैंडओवर किया कि देखिए हम आपको फाइनेंस देंगे, हम आपको सिंगल विंडो अप्रोच देंगे, हम आपको लाइसेंसिंग अवेलेबिलिटी देंगे, तो इसके अंदर इंडस्ट्री धीरे धीरे करके खुल के सामने आने लगी। आज की तारीख में यदि आप सीआईआई की मीटिंग में जो जो माहौल था, अगर आपने उसको देखा हो, मैं आज प्रधानमंत्री के बोलने के समय में उपस्थित था और आपने देखा हो तो माहौल जो था वो इतना इतना पारिवारिक माहौल था कि किसी को भी ये नहीं लगा कि अरे सरकार क्या कर रही है, सरकार के नुमाइंदे होने की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। किसी ने भी ये नहीं बोला, किसी ने ये नहीं सोचा। सबको दिख रहा है कि मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है केंद्र उद्योगों के लिए, मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है फाइनेंस अवेलेबिलिटी के लिए। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि केवल मोदी सरकार को हम कॉर्नर करने की कोशिश क्यों करते हैं। हम इसको नहीं, वैभव जी ये ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई कॉर्नर, यहाँ कोई क्यों कॉर्नर करेगा? जो आंकड़े हैं, जो रेटिंग्स हैं, वो सबके सामने है। यहाँ पर हम लोग उस समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार हमारे कहने से या किसी अर्थशास्त्री के कहने से कॉर्नर नहीं होगी। इस देश के नेता है मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं, जाहिर है वो देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं सबका उसमें सहयोग रहेगा। लेकिन अगर आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, अगर लोगों का रोजगार जा रहा है, तो फिर सवाल भी उठेंगे। प्रोफेसर उपाध्याय, क्या सचमुच सरकार जो कर रही है उससे हमारी जो इकोनॉमी है और खास तौर पर जो उसमें जिनका स्टेक है, खास तौर पर उद्योग जगत का, क्या वो वाकई खुश हो, ऐसी स्थिति आ गई है? उद्योग की हालत तो सबको दिख रही है। जो हमें कोर सेक्टर का डेटा है, डेटा तो एक्चुअली मार्च का आया है बेसिकली, तो उससे तो बहुत कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अप्रैल मई और ये वाला जो क्वार्टर है, अप्रैल मई और जून, तो इसमें जो इकोनॉमी की हालत -40% नीचे जाएगी। सारे उद्योग बंद पड़े हैं। कौन सा उद्योग अभी धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन खुलने की गति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो कहाँ आपको प्रोग्रेस दिख रही है, रेट ऑफ ग्रोथ दिख रही है, किसको दिख रही है? वो सारी दुनिया तो आप जान रही है कि हम जो सिचुएशन है वो और जगह भी है, ये बात भी सही है। लेकिन सब जगह हालत एक जैसी नहीं है। सब बाकी जगह पे कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं रिवाइवल के लिए, तो वो हमारे यहाँ कुछ नहीं दिखता। जैसे अमेरिका में भी अगर ऐसी हालत है, इकोनॉमी इतनी गिर रही है, लेकिन वहां पैसा बहुत डाला जा रहा है, हालांकि उससे भी लोग नाराज हैं। आपको रोज ही दिख रहा है कि सड़कों पे क्या हो रहा है, लोग कारें चला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो भी आप पैसा डाल रहे हो वो तो अमीरों को डाल रहे हो, गरीबों के पास क्या पहुंचा। लेकिन अलग अलग तरीके हैंडल करने के हमारे यहाँ अभी हैंडल करने वाली हालत नहीं है। अभी तो मानने की हालत तक नहीं है कि हमारे यहाँ कोई परेशानी। हमारे यहाँ पे 12 करोड़ जॉब गए हैं, उसका कोई एहसास भी अभी तक नहीं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे। अनुज जी, जिस तरीके से फिलहाल अर्थव्यवस्था का हाल है, प्रधानमंत्री मोदी पूरा दावा कर रहे हैं कि हम जल्दी ही उससे उबर आएंगे, ग्रोथ रेट हासिल कर लेंगे, और बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनका भी कहना है कि आप इस समय पूरा जो उद्योग जगत है वो खुश है, प्रधानमंत्री से किसी को कोई शिकायत नहीं है। फिर कांग्रेस क्यों शिकायत कर रही है? क्यों आप लोगों को लगता है कि देश गलत दिशा में जा रहा है और मोदी जी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमें कोई शिकायत, हम तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से आज की अगर 2020 की एक कोरोना ये कोविड-19 के पैंडेमिक से पहले की अगर बात करें, क्योंकि अभी ये तो कहा जा सकता है कि कोविड की वजह से जो है ये इकोनॉमी डाउन हुई है, सब कुछ हुई है, लेकिन हम उससे पीछे चले जाएं। मैं थोड़ा सा 2014 की ही शुरुआत कर लेता हूँ कि 2014 में भी इस प्रकार की बातें की गई थी कि जो देश को जो है सपनों का एक भारत बनाने का एक दावा किया गया था, जिस प्रकार से ना जाने डॉलर का रेट भी उनको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र से इन्होंने कंपेयर कर लिया था और बोला था कि किसको मैं 32 रुपए में डॉलर लेकर के आऊंगा, लेकिन आज 6 साल तक बीत गए, उसको 50 के आसपास भी नहीं लेकर के आए हैं। अगर यही जो दावे इन्होंने किए थे, तो ये जो जीडीपी की जो हालात अभी पोस्ट कोविड है, जो ये जनवरी से मार्च तक के जो अभी सरकार ने भी पिछले हफ्ते जो आंकड़े जारी किए हैं, जीडीपी हमारी 3.1% पर पहुंच गई, 3.1। और जब इन्होंने हमसे सरकार ली थी 2014 में, 2004 और 14 के बीच में एवरेज 8% रही थी जीडीपी ग्रोथ। तो ये जो सपनों का भारत इन्होंने बनाया था कि जो मैं 8 से इसको 10 पर लेकर के जाऊंगा और 3 पर ला करके दे दिया, अभी तो ना जाने अभी तो 3 भी नहीं रहेगी, 2 भी रह गई हो, तो हम उसको फिलहाल को नहीं छेड़ते। लेकिन कोविड से पहले जीडीपी की हालात इन्होंने ही की थी और ये आज अपनी पीठ थपथपाते हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वायदा किया था और देश को उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है कि एनएसएस बोलती है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके शासनकाल में हो गई है। ये भी कोविड से पहले की चीजें हैं, ये अब की नहीं है। बैंकों की क्या हालात हुई है देश में, हमारे कांग्रेस ने जब राष्ट्रीयकरण किया था, इंदिरा जी ने बैंकों का, तो पूरी देश की जनता का बैंकों के ऊपर अटूट विश्वास था। आज तक एक बैंक ऐसा सेक्टर था कि ना उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ना जनता को बैंकों में पैसे रखने में कोई डर होता। ये बैंकों को भी जो है किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, ये किसकी सरकार में हुआ है? ये इन्हीं की सरकार में हुआ है। ये भी देश की जनता ने देखा कैसे बैंक एक एक करके जो है दिवालिया होते जा रहे हैं और इनके लोगों को जो है ये कैसे जो है अपना कहीं किसी को लोन राइट ऑफ कर रहे हैं, कहीं किसी का एनपीए के में डाल करके उसका कर्जा माफ कर रहे हैं। तो ये किसने किया? ये हमने तो नहीं किया। आज किसानों की इन्होंने बात करके, देश के किसानों से इन्होंने 2014 में भी वोट लिए, उसके बाद 2019 में भी वोट लिए, और आज हालात ये है कि किसानों को सबसे कम मूल्य इस साल मिल रहा है। 17 साल में सबसे कम जो उनको कम कीमत पे उनको फसल बेचनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है उसका कहना है कि फिलहाल सभी मोर्चों पर सरकार पूरी तरह से असफल हो गई है। सीपीएम नेता टिकेंद्र सिंह पंवर हमारे साथ हैं। टिकेंद्र जी, इस समय जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को लेकर संकेत आ रहे हैं, खासतौर पर जो रेटिंग एजेंसीज बोल रही हैं और जो सरकार का आत्मविश्वास है, दोनों एकदम दो अलग अलग दिशाओं में खड़ा नजर हमें आता है। आपके हिसाब से सच्चाई कहाँ है? क्या हम सचमुच एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां शायद इकॉनमी जल्द रिवाइव नहीं हो पाएगी, या फिर हम इसको जल्द हासिल कर सकते हैं? देखिए सर, एक तो मोदी जी की बात मोदी नहीं समझ रहे हैं, मतलब वही उनसे सहमत नहीं, ये समझने की जरूरत है। और मैं 4-5 बातें कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो गाड़ी, मैं शिमला में हूँ आजकल ना, पहाड़ पे चढ़ती है गाड़ी ऊपर, तो जैसे अर्थव्यवस्था की गाड़ी ऊपर चल रही थी, डिमोनेटाइजेशन की गाड़ी ने उसको नीचे ले आया। और ये जो लॉकडाउन हुआ मोदी जी ने, इसने जो हमारे ढांक बोलते हैं ना, पहाड़ में ढांक होता है, पहाड़ी से नीचे फेंक दी है। अभी गाड़ी गिर गई है ढांक से नीचे, अभी सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग होने का काम बचा है। मतलब डेंटिंग पेंटिंग होकर अर्थव्यवस्था पूरी ढंग से गिरा चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से जो हालत है, सिर्फ इन्होंने डिमांड रोका नहीं है, डिमांड पूरी खत्म कर दी, सप्लाई चेन भी खत्म कर दी है। आप विश्वास रखें, डिमांड और सप्लाई जब दोनों पे हमला हो जाता है, बहुत समय लगता है। ये बिना वॉर की सिचुएशन समझते हुए कि ये युद्ध है, और ये युद्ध सिर्फ कोरोना से नहीं है। ये जो आपने लॉकडाउन पूरा लाया और बिल्कुल बिना सोच के जो लॉकडाउन लाया, अभी आपने सप्लाई चेन को भी खत्म कर दिया है। और आपका सबसे बड़ा सेक्टर जो रोजगार देता है देश के अंदर, जो एमएसएमई या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो 90% रोजगार देता है, और जैसे शहरों पे हम बात कह रहे हैं कि शहर से लोग पलायन कर चुके हैं गांव की तरफ, और गांव में ऑलरेडी डिस्ट्रेस है, वहां पर ऑलरेडी डिमांड कॉन्स्ट्रेंड है, कोई मतलब वहां पर डिमांड नहीं है, ये कहीं पर भी उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं हो सकते थे, रास्ते हो सकते थे, और जिसमें एमएसएमई को रिवाइव करने की बात हो सकती थी। लेकिन अभी ये जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी के हमारे दोस्त कहां से बोल रहे हैं खुश थे, लोग परेशान हैं। एक्चुअली उद्योगपति जो बहुत बड़े, जो मतलब बड़ी मात्रा में जो उद्योगपति वो परेशान है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये जो, और इसके साथ जो पांचवी बात होनी चाहिए थी कि ये एमएसएमई 40% है लगभग हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद का है, जो हमारी एक्चुअली रीढ़ की हड्डी है और जिसको बचाना बहुत जरूरी था। कंस्ट्रक्शन पूरा खत्म है, टूरिज्म पूरा खत्म है, रिवाइवल ट्रांसपोर्ट, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट पूरा खत्म है, और इसके साथ जो और कैस्केडिंग इफेक्ट है वो पूरा का पूरा खत्म है। तो एक तो डिमांड पहले खत्म हो गई, क्योंकि आपने 20 करोड़ लोगों को रोजगार से उनके खत्म हो गए, और उसके साथ साथ थोड़ा तो सीखते, आईएमएफ से सीखते। आईएमएफ बोल रहा है कि स्काई इज द लिमिट, खर्चा करो, जितना खर्चा कर सकते हो करो। यूनाइटेड किंगडम ने बोल दिया खर्चा दब के करो, वहां एंजेला मर्केल बोल रही है खर्चा, फिस्कल डेफिसिट से मत डरो। लेकिन हमारी सरकार क्या है, सरकार खर्चा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे तो होगा नहीं ना, ऐसे तो मतलब जो वॉर रूम बनाने की जरूरत थी, जो बुनियादी बात थी, अरे साबुन तो दे दो सबके पास, ग्लव्स तो दे दो सबके पास, डॉक्टरों की तनख्वाह, जितने मेडिकल वाले हैं उनको तो पहले आप आगे लाओ। तो आपको दिख ही नहीं रहा है। तो ये पूरा अभी डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह गाड़ी पूरी डैमेज कर दी है, और अभी कहीं कुछ नजर में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर उपाध्याय, ये जो बुनियादी बात है जी, आप सिर्फ कोरिया से सीख लेते हैं, कोरिया ने क्या, ठीक है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद ही समझिए। यानी मतलब अर्थशास्त्र का जो बेहद बुनियादी सिद्धांत है कि खर्च करो और उसके आधार पर कमाना पड़ेगा। प्रोफेसर उपाध्याय के लिए मना करता था, प्रोफेसर उपाध्याय, ये बहुत जो बुनियादी बात है कि खर्च करने की पूरी दुनिया में कही जा रही है, और ये कोई मतलब एक तरह से कहा जाए कि दक्षिणपंथी अर्थव्यवस्था का भी एक सिद्धांत फिलहाल है कि आप खर्च करिए।
आखिर सरकार क्यों इस बुनियादी बात को समझने को तैयार नहीं? वो लोन देना चाहती है खर्च की जगह। हाँ, तो हमें आज जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाने वाली बात है। तो सारा जो बात कही गई 5 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, तो अल्टीमेटली तो क्या निकल के आया? उसमें से खाली 2 लाख करोड़ वाली बात भी थोड़ी सी ठीक लगती है। तो कहने का मतलब हमारी जो जीडीपी का 1% भी है। अब वो भी बाद में पता चलेगा कि जब हम देखेंगे कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो दरअसल में बढ़ा के नहीं बढ़ा। अब सरकार घबराती है कि रेटिंग एजेंसी कम कर देंगी आपकी ग्रेड। वो तो ऑलरेडी हो रहा है। देखो, अगर आपकी इकोनॉमी अगर मान लो नहीं सुधरती है, बाकी इकोनॉमी जैसे चाइना वगैरह में ऑलरेडी काफी रफ्तार है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, यूरोप में भी कोशिश होगी, हमारी अगर इकोनॉमी की कोशिश नहीं होगी तो रेटिंग एजेंसी तो पैसे भी और भी डाउनग्रेड कर देंगे, उसमें कौन सी बात है। तो सरकार को ये थोड़ा डर, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने का जो डर लगता है, उससे इस समय कम से कम 1 साल तो उससे डर से ऊपर उठ के थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि कोई तरीके तो अपनाए जाएं जिससे ठीक है, लोगों की जो इनकम गई है, आय गई है, तो वहां थोड़ा कहीं डायरेक्ट असिस्टेंस से लोगों को मनरेगा के थ्रू, बीडीएस के थ्रू या किसी और माध्यम से, जिस जो भी हो, उससे लोगों तक थोड़ी सी क्रय शक्ति बढ़े, जिससे लोग बाजार में जाएं। अब हो क्या रहा है कि अगर मान लो लोगों की इनकम नहीं है, लोग नहीं खरीद रहे, तो उसके सेकेंडरी इफेक्ट आएंगे। तो बिजनेस वालों को, दुकानदार को नुकसान पड़ेगा, दुकानदार जो और खर्चा करता था तो उसको नुकसान पड़ेगा। तो अभी तो एक्चुअली ये जो साइकिल, विशेष साइकिल जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो चल रही है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी पूरा अर्थ का जो चक्र है वो एक दुष्चक्र में बदल रहा है और रेटिंग एजेंसीज उस पर अपनी नजर रखे हुए हैं। जिसका क्या असर पड़ेगा इस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य और अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात के बीच जो अंतर विरोध है उस पर। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी मौजूद हैं। वैभव जी, मूडीज ने जो कहा या उसके पहले फिच ने जो कहा, तमाम जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो जो कह रही हैं उसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। और वैसे आज एक जो और खबर है कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तो चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री को कि ये सब चीन के इशारे पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है। क्या इस गंभीर मुद्दे पर हमें इस तरह की टिप्पणियां करनी चाहिए? क्या इस तरह का कोई प्रमाण आप लोगों के पास है? अगर है तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? देखिए श्रीवास्तव साहब, सबकी अपनी अपनी सोच है। यदि निशिकांत जी ने कोई चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, वो उनकी समझ है, उन्होंने कोई जांच पड़ताल करी होगी जिसके बेसिस पे उन्होंने चिट्ठी लिखी। लेकिन जहां तक मेरी समझ का मामला है, मैं रेटिंग कंपनियों की रेटिंग्स को नहीं कुछ भी आकलन नहीं करता। यदि आप इनकी ढंग से छानबीन करें तो इनकी रेटिंग केवल और केवल एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि अमेरिका की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसको चलाने के लिए इनका जो फ्रेमवर्क है उसके इर्द गिर्द घूमता है। और वो रेटिंग अमेरिका के हिसाब से ऊपर नीचे बदलते रहते हैं ताकि अमेरिकन डॉलर को स्टेबलाइज रखा जा सके। और ये सारी रेटिंग एजेंसीज की मोनोपोली है। ये 3-4 जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, इनकी मोनोपोली है पूरे विश्व में। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें इनके ऊपर कोई ध्यान देना चाहिए। ये कोई सरकारी वो नहीं है कि भारत का किसी कंट्री के साथ, किसी दूसरी सरकार के साथ रिश्ता कम हुआ हो, भारत का किसी दूसरे व्यापारी के साथ रिश्ता कम हुआ हो। भारत हमेशा ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अगर आप देखें, हम लोग अफगानिस्तान के साथ ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं, हम लोगों ने चाइना के साथ अपने ट्रेड की कमी लाई है और आत्मनिर्भरता की ओर हमने एक कदम रखा है। वैभव जी माफ करिएगा, लेकिन यहीं पर एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि इन एजेंसीज की जो आकलन है उससे निवेश प्रभावित होता है और इस समय निवेश की बहुत जरूरत है, तो सरकार भी मान रही है।
तो आप निवेश बिल्कुल प्रभावित इसको नहीं खारिज होता। ये कैसे आपकी कैसे सोच कर है देंगे? कि निवेश प्रभावित होता है। भारत में जिसको निवेश करना है वो निवेश करेगा, जिसको नहीं करना है वो निवेश नहीं करेगा। अच्छा। देखिए, जो शेयर मार्केट है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है रेटिंग के ऊपर। आप आज का पूरा शेयर मार्केट उठा के देख लें, कल का उठा के देख लें, जब जब रेटिंग कम हुई है तब तक का आप रिसर्च कर लें। जब जब रेटिंग कम हुई है या ज्यादा हुई है, शेयर मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा है। जो नॉर्मल असर पड़ता है वो लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर पड़ता है, गवर्नमेंट किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किसके साथ एमओयू कर रही है, कैसे कर रही है, उस पर फर्क पड़ता है। तो ये रेटिंग एजेंसीज तो ठीक है ऊपर के स्तर के लोगों के लिए, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो बिठा के गॉसिप करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि ठीक है, अरे यार रेटिंग कम हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। भाई तेरे को पता है रेटिंग कैसे, मैं आपके पैनल पे किसी से पूछ लूं ये रेटिंग कैसे डिसाइड हो सकती है, मुझे केवल 3 फैक्टर बता दिए जाएं कि किन तीन फैक्टरों के बेसिस पे रेटिंग डिसाइड होती है। कोई नहीं चलिए बता पाएगा। चलिए पूछ लेते हैं लेकिन प्रोफेसर। सबसे ठीक है, बड़ी आपने परेशानी आपने की बात अच्छा है किया, कि अरे भाई आपने रेटिंग आपने कम हो गई, अच्छा अरे किया, भाई रेटिंग आपने कम हो अच्छा गई। किया। तो देखिए ये क्या है, ये मजाक की बात है। ये रेटिंग को कोई असर नहीं पड़ता, अरे भारत ठीक है सरकार की ठीक है। पॉलिसीज पे निर्भर अब करता है। आप ही का सवाल पूछ लेते हैं। प्रोफेसर वी उपाध्याय, आपसे जानना चाह रहे हैं, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि रेटिंग कैसे डिसाइड होती है, ये कोई बता दे हमको, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग कुछ बैठ के अपना गॉसिप किया करते हैं। क्या सचमुच कैसे होती है डिसाइड, ये क्यों उसका महत्व है? ये चलो हम इनकी बात ही मान लेते हैं। आप रेटिंग एजेंसीज को छोड़ो, हम भी कह रहे हैं कि रेटिंग एजेंसीज को छोड़ो और अपना फिस्कल डेफिसिट आप बढ़ा सकते हो, एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हो, लेकिन जो दिख रहा है वो तो हमें भी दिख रहा है ना। ये खाली रेटिंग एजेंसीज को थोड़ी दिख रहा है, सारे हिंदुस्तान के सारे लोगों को दिख रहा है कि हमारी हालत क्या है। तो बात तो असली ये है कि हमें अपनी हालत को सुधारने के लिए क्या करना है। हमें रेटिंग एजेंसीज को प्रसन्न करना है, खुश करना है कि नहीं करना है, वो एक अलग मुद्दा है। हमारा मुद्दा तो ये है कि हमारा जो जॉब लॉस हुआ है, हमारा यहाँ जो डिमांड खत्म हुई है, सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हुई है, अब उसमें थोड़ा सुधार किस तरह से आएगा। अब उस सुधार की गति अगर बहुत धीरे रही तो उससे तो जो अर्थव्यवस्था में उन्नति आने वाली बात है, तो वो तो कोई उसके आसार नहीं दिखते। तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ एफर्ट्स किए जाएं, जैसे सारी दुनिया में हो रहे हैं। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सारी दुनिया में कह रहे हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट में थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसको एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, लोगों को कुछ सीधा पैसा दो, जैसे अमेरिका में $1200 दिया गया है, या जैसे यूरोप में 70% सैलरी दी गई है। तो कहीं ना कहीं आपको डिमांड रीजनरेट करनी पड़ेगी। लोगों के पास आज की तारीख में इनकम नहीं है, जॉब नहीं है, कोई नहीं है, उनकी जीविका पूरी तरह से डिसरप्ट हुई है। तो कैसे हम इसको थोड़ा सा सुधार में लाएं इकोनॉमी को। तो रेटिंग एजेंसीज की बात आप छोड़ दो, नहीं करेंगे हम, लेकिन हमारी अपनी बात तो करेंगे ना। हमारे 50% 60% लोगों की बात तो हम करेंगे ही ना। तो उसके लिए सरकार क्या करे? ठीक है, ये एक सवाल रहेगा, क्योंकि एजेंसीज कुछ भी कहें, जो कुछ दिख रहा है वो बहुत गंभीर है। अनुज आत्रे जी, ये जो बात आई है कि रेटिंग एजेंसीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हालांकि आपकी ओर से भी रेटिंग एजेंसी को लेकर सवाल उठते हैं कि भाई इस समय जो वो कह रहे हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, इतना महत्व क्यों दे रहे हैं आप? देखिए, हमें अपने देश से मतलब है और देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है, और अगर रेटिंग एजेंसीज को हम कैसे सिरे से नकार सकते हैं? क्या हमको नहीं दिख रहा है कि हमारे देश में हालात क्या हो रहे हैं? आज ये पोस्ट कोविड की ही मैं बात कर रहा हूँ। कोविड में तो ठीक है, निश्चित तौर पर पूरा देश का, पूरा विश्व में इस समय जो है ठप हुआ पड़ा है, लेकिन हमारी तो हालत कोविड से पहले ही जो है बदतर होनी शुरुआत हो गई थी। ये इस चीज से किससे छुपी है? आज एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे सामने बहुत बड़ी कि किस प्रकार से वुहान से, चाइना से कंपनीज का पलायन शुरू हो गया है। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ बैठे हैं, कि हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए ना आए। भाई साहब, निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। ये प्रधानमंत्री जी का ही, जो बीते 6 वर्षों में पूरे विश्व में भ्रमण करके आए हैं, हर देश में जाकर के FDI मांगने के लिए गए थे कि आप आए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और आप कहते हैं कोई आए या ना आए। आज हमारे देश में एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना से जो कंपनीज पलायन कर रही है, अगर हमारे यहाँ माहौल ठीक होता तो वो यहाँ आते। 29 देशों में से केवल 2 देश ऐसे हैं कि जिनकी कंपनीज ने वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया है, आना वो भी नहीं चाह रही है। कोई कंपनी यहाँ आना नहीं चाह रही है, क्योंकि हमारे देश का हालात क्या, आप लोगों ने अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या वो जो हमारी छवि बना रखी है। जब जिस देश में जो है हम लोग यहाँ पर आपस में जो रॉयट्स की जो स्थिति बन रही हो, आपस में लड़ भिड़ रहे हो, तो सोचिए क्या माहौल, किस माहौल में कंपनी से आना चाहेंगी। चाइना से पलायन करने वाली कंपनीज कुछ और दूसरा रास्ता देख रही हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं आना चाह रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हालात नहीं है। हमारे यहाँ लेबर को जो है कहीं ना कहीं उस प्रकार से जो अभी कोविड के दौरान
जितनी भी दुर्दशा लेबर की हमारे देश में हुई है, शायद ही विश्व में किसी देश में लेबर सब जगह ठीक होती है, हमें रिवर्स जो माइग्रेशन unorganized किसी sector की और लेबर देश हर में नहीं country दिखा, ये एक होती है। सच्चाई है, हमारे जबकि देश में बहुत 90% बड़े पैमाने लेबर पर unorganized sector लॉकडाउन है। और भी लेकिन जगह जितनी हुआ, दुर्दशा कोविड का हमारे बहुत देश में बड़ा हुई है, असर पड़ा। कहीं ठीक नहीं हुई है, समय कमेटी टिकेंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं, क्या अब हम वहां पहुंच गए हैं कि हम कहें कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी ओर ध्यान ना दिया जाए? अचानक जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बहुत सारे जो मापदंड हैं वो हम उनको खारिज करने के लिए आज तैयार हैं, ये क्या है? साहब एक तो इनको बीजेपी वालों को बोलना पड़ेगा कि सर्कस का खेल बंद करो और मदारी बनने का काम बंद करो। जब तो रेटिंग की जरूरत होती है आपको, जब ईज ऑफ लिविंग वर्ल्ड बैंक, तब तो बहुत दिखाते हैं रेटिंग। मैंने साहब एक सरकार चलाई है शहर की, मैं शहर 5 साल तक डिप्टी में रहा हूं, भी डायरेक्टली इलेक्टेड। ये रेटिंग कितनी महत्वपूर्ण है हमारे से पूछिए आप। कोई इन्वेस्टर नहीं आता है आपके शहर में अगर आपके पास रेटिंग का फट्टा ना लगाओ। ये बहुत गलतफहमी है। मुझे लगता है बीजेपी वाले जो आए हैं प्रवक्ता, ना जाने इनको प्रवक्ता रखेंगे भी आगे कि नहीं रखेंगे ये। और रेटिंग कैसे होती है? बुनियादी 3 चीजें समझ लीजिए। आपका गवर्नमेंट, म्युनिसिपल और मार्केट में जो बॉन्ड्स है उस हिसाब से आपकी रेटिंग तय होती है। कैसे आपने इन्वेस्टमेंट समझी है, खैर, पर सवाल है गोल पोस्ट आप बदल दो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे को बताइए कौन सी एजेंसी देती कभी है आपको शेयर रेटिंग रेटिंग? चाहिए, कभी आपको आप ये नहीं डिप्टी मेयर थे, चाहिए। कौन से शहर के डिप्टी मेयर थे पहले ये बताइए। उसके बाद मेरे को ये बताइए कि आपने कौन से शहर में कितनी इन्वेस्टमेंट कराई? वैभव जी विषय ये नहीं, देखिए आपने जो बोला है दूसरों को भी अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, वैभव जी ये मत करिए, ये मत करिए वैभव जी। वैभव जी ये मत करिए, टिकेंद्र जी की बात सामान्य खत्म हो रही, बहुत कम समय है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। रेटिंग एजेंसीज का महत्व है या नहीं, ये तो समझना पड़ेगा। कमाल है, क्या है इनकी हालत में, तो आई एम रियली शॉक्ड कि क्या कर रहे हैं लोग। पूरा इकोसिस्टम का नाश कर दिया। आप बोल रहे, अरे ये पूछिए रेटिंग के, जो रेटिंग पूछने की जरूरत नहीं साहब। आप वही रेटिंग से तो पहले चैंपियन बनते थे कि आपको ए रेटिंग थी, अब जो आपकी रेटिंग घट गई, बोले रेटिंग की फ्रॉड हो रही है। और रेटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम तो बोल ही नहीं रहे कोई बाहर से इन्वेस्टर अभी की बात, अभी आने वाला नहीं। आप अपने आप को कीजिए, कमाल कर रहे हैं बोलने की। आप लोग पढ़े कुल मिला के ये तो हकीकत है कि लोगों का रोजगार जा रहा है। ये तो हकीकत है कि जो उत्पादन है वो घटा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट घटी है, जीडीपी बहुत निचले स्तर पर है और कम से कम जो ग्रोथ हम लगातार देख रहे थे भारत की, उसमें जबरदस्त गिरावट आई है। और अफसोस की बात यह है कि ये शुरुआत कोरोना के पहले ही हो गई थी, इसलिए संकट बड़ा है। बहरहाल आप सबने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया, आप सबका धन्यवाद। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।